हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड आज हम फिर से सेकेंड चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछला लेक्चर भी हमारा सेकेंड चैप्टर पे लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हो रहा था उसके साथ ही साइमल्टेनियसली एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और बहुत सारी रीजनल पावर्स अपने लिए ऑटोनॉमी सिक्योर कर रही थी। दैट केम टू बी नोन एज राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स। सो उसमें हमने 3 कैटेगरीज़ के बारे में बात की थी, द सक्सेसर स्टेट्स, द न्यू स्टेट्स एंड द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो हम पहले सक्सेसर स्टेट्स वाली कैटेगरी को देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला स्टेट था हमारे पास, द स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसको देखेंगे कि कैसे ऑटोनोमस स्टेट ऑफ हैदराबाद की स्थापना करी गई, क्या क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा और क्या हिस्ट्री में इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड please subscribe the Blade Learner and do press the bell icon for latest update, and you can follow me on the Instagram too. The link is in the description below. Here we go. The state of Hyderabad. State of Hyderabad. Autonomous state of Hyderabad. Earlier Hyderabad used to be the province. एक्चुअली डेक्कन जो प्रोविंस था ना मुगलों का, उसका जो हेडक्वार्टर था वो स्टेशन किया जाता था हैदराबाद में। तो हैदराबाद तभी बस एक आप समझिए डेक्कन प्रोविंस का हेडक्वार्टर हो गया। वहीं पे जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे या जो ऑफिशियल्स होते थे वहीं पे स्टेशन किए जाते थे। सो द स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये ऑटोनमस स्टेट ऑफ हैदराबाद का जो आइडिया था वो पहली बार कल्टीवेट हुआ जुल्फ़िकार खान के माइंड में। जुल्फ़िकार खान वाज हू, ये वो था जब हम डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे तो आपने देखा था जो दूसरा लेटर मुगल्स आता है, लेटर मुगल्स यानी कि औरंगजेब के जो भी सक्सेसर है उनको लेटर मुगल्स कहा गया। जो दूसरा था जहंदर था, उसको जुल्फ़िकार खान ने ही गद्दी पे बिठाया था। और किंग मेकर्स का जो तबका उभर के आया था उसमें सबसे पहले जो किंग मेकर थे यानी कि जो फ्लैग बियरर थे किंग मेकर ग्रुप के, वो थे जुल्फ़िकार खान। ईरानी पार्टी के थे ये, ईरानी नोबल ग्रुप के। सो जुल्फ़िकार खान जब 1708 में उनको पहली बार गवर्नर बनाया गया, डेक्कन का वाइसरॉय बनाया गया, तो उन्होंने ये कंसीव किया कि हम डेक्कन को एज एन ऑटोनमस स्टेट भी बना सकते हैं, कार्व आउट कर सकते हैं। बट 1713 में इनकी डेथ हो जाती। सो इन 1713 तुरानी नोबल कमरुद्दीन सिद्दीकी टाइटल बाय औरंगजेब चिन कॉलेज खान वॉज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। जब 1713 में जुल्फ़िकार खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कमरुद्दीन सिद्दीकी नाम के एक तुरानी नोबल को वाइसरॉय बनाया जाता है डेक्कन का, फर्रुखशियार द्वारा, जो कि 10 दिन मुगल एम्पायर होते हैं। और इस आदमी को, कमरुद्दीन सिद्दीकी, इस नोबल को औरंगजेब ने चिन कॉलेज खान का टाइटल दिया था उसकी अचीवमेंट को लेके 1619 और 91 के बीच में। सो इसको आप नाम इसका कमरुद्दीन सिद्दीकी है और इसको बाद में बहुत सारे टाइटल्स भी दिए जाते हैं। सो 1-2 टाइटल तो आपने भी सुना होगा, आपको याद भी होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड होता क्या है, जब 1713 में इसको सूबेदार बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया डेक्कन का, तो एज ए सूबेदार ऑफ डेक्कन ही वर्कड अनएक्सपेक्टेडली एंड स्ट्रीमलाइंड द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट मेड हिम टू बी रिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क बाय द देन मुगल एम्पायर फर्रुखशियार। इसने क्या किया, जब इसको वाइसरॉय ऑफ दक्कन बनाया गया तो दक्कन में जितनी भी मिसलीडिंग्स थी, जितनी भी क्योटिक सिचुएशंस थी, उन सबको इन्होंने कर्टेल किया और रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया, रिफॉर्म किया। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज बिस्टोर्ड बाय फर्रुखशियार एज अ टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क। फर्रुखशियार ने इसको टाइटल दिया निज़ाम उल मुल्क का। एंड अब आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये निज़ाम है जिनका सिलसिला 1713 से शुरू हुआ है एंड ये सिलसिला चलेगा इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने तक भी। तो हम इनके साथ बहुत लंबे समय तक रब्ता रखेंगे। सो प्लीज़ बियर विथ मी। तो जब इनको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल दिया जाता है 1713 में फर्रुखशियार द्वारा। अच्छा, टाइटल्स किस किस ने दिए वो आपको याद रखना चाहिए। इनका असली नाम है कमरुद्दीन सिद्दीकी एंड जो पहला टाइटल था चिन कुलीज खान का, दैट वाज गिवन बाय औरंगजेब। एंड जो सेकेंड टाइटल है निज़ाम उल मुल्क का, दैट वाज गिवन बाय फर्रुखशियार। एंड उसके बाद क्या होता है 1720 में निज़ाम उल मुल्क सक्सेसफुली असिस्टेड मोहम्मद शाह रंगीला इसका वो टाइटल था, जो लोग इसको बुलाते थे रंगीला नाम से, बिकॉज ऑफ हिज ट्रिब्यूट टू सीकिंग प्लेजर। सो मोहम्मद शाह रंगीला का जब साथ देते निज़ाम उल मुल्क इन द असैसिनेशन ऑफ सैयद ब्रदर्स। एंड सैयद ब्रदर्स कौन थे, किंग मेकर, जिन्होंने फर्रुखशियार को बिठाया था, उसका जो मोहम्मद शाह रंगीला को बिठाते हैं। सो सैयद ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हो गए थे और इनको हटाना ज़रूरी था अगर एम्पायर अपना फ्री से काम करना चाहता, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था एम्पायर के ऊपर, मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर भी, फर्रुखशियार के ऊपर भी। हालांकि फर्रुखशियार ने भी कोशिश की थी कि हम भी असैसिनेशन कर सके, एक कॉन्स्पिरेसी रची भी गई सैयद ब्रदर्स को मारने की और निज़ाम उल मुल्क से हेल्प भी मांगा गया था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग सैयद ब्रदर्स को मारते, सैयद ब्रदर्स ने कॉन्स्पिरेसी रच के फर्रुखशियार को ही मार दिया और वो मुगल हिस्ट्री की पहली घटना थी जब किसी नोबल ने एम्पायर को मारा था। सो इस 1720 निज़ाम उल मुल्क असिस्ट करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को, द देन मुगल एम्पायर, टू असैसिन द सैयद ब्रदर्स
एंड उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला फ्री हो गया सैयद ब्रदर्स के कर्ब से, सैयद ब्रदर्स के रिस्ट्रिक्शंस से, और इसके खुशी में क्योंकि उन्होंने असैसिनेशन में हेल्प भी की थी। एंड निज़ाम उल मुल्क बहुत ही केपेबल आदमी भी थे, एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को, करप्शन बहुत हद तक कम किया डेक्कन में। So after the assassination of Sayyid brothers, Nizam al-Mulk was raised to the rank of वज़ीर by मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको वज़ीर बना दिया। ये पहले 1720 तक ये एज ए वाइसरॉय ऑफ दक्कन काम कर रहे थे, एंड अब इनको दक्कन से हटा के सीधे वज़ीर बना दिया गया। अम्पायर के बाद जो हायरार्की में आते हैं ऑफिशियल हायरार्की में वो वज़ीर ही होता था मुगल टाइम में। वज़ीर वाज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दीज डेज। सो इनको सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता मुगल अम्पायर का। एंड एज ए वज़ीर ऑफ मुगल अम्पायर, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा कैलिबर वाले आदमी थे और हमेशा वी कैन सी ही वॉज अ मैन ऑफ मोमेंट, इसके जैसे लोगों की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, सो एज द वज़ीर ऑफ मुगल अम्पायर निज़ाम ट्राइड एज हार्ड एज ही कुड टू रूट आउट द करप्शंस विद इन द मुगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि अब जो मुगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुका है और इसको रूट आउट करने की ज़रूरत है, अबॉलिश करने की ज़रूरत है। तो उसने इस दिशा में कदम उठाए एज अ वज़ीर। और इससे क्या हुआ, चूँकि बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल्स जो थे जिन्होंने रैंक होल्ड कर रखा था मुगल अम्पायर में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उन लोगों को अब ये पता चल गया था कि अब डिसिप्लिन की कोई कदर नहीं रही। अब अगर ग्रो करना है तो हमें अम्पायर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा फ्लैटरी के थ्रू, एडुलेशन के थ्रू, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे वो सब चापलूसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले लोग थे, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट टू बहादुर शाह जफ़र। तो सारे के सारे लोग ही एकदम लेस कैलिबर के थे, वीक पर्सनालिटी के लोग थे, तो इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता था फ्लैटरी के थ्रू। तो ये लोग क्या किया, जब इनको पता चला कि ये ऐसे करप्शन रूट आउट करेंगे तो जो गलत लोग थे उनका फिर फ़ायदा कैसे होता, तो उन्होंने अम्पायर को अगेंस्ट द वज़ीर यानी कि अगेंस्ट द निज़ाम उल मुल्क अम्पायर के कान भरने शुरू कर दिए। दिस रिफॉर्मेशन गेंड मेनी एनिमीज़ फॉर हिम एंड हिम मतलब निज़ाम उल मुल्क, मेनी एनिमीज़ फॉर निज़ाम उल मुल्क। और अब हम इनको निज़ाम उल मुल्क से ही कंसिडर करेंगे, निज़ाम उल मुल्क से ही एड्रेस करेंगे, बिकॉज यही नाम से वो ज़्यादा फेमस है स्टेट ऑफ कमरुद्दीन सिद्दीकी। सो इस रिफॉर्मेशन के बाद चूँकि करप्शन हटाना था, रूट आउट करना था, तो बहुत ही ज़्यादा एनिमी इनके हो गए। और एंड व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कंटिन्यूसली पॉइजनिंग द अम्पायर अगेंस्ट निज़ाम। अम्पायर को हमेशा निज़ाम के अगेंस्ट वो लोग पॉइजन करते रहे, कान भरते रहे, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ डाल के। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट होता है इन 1724 अब अम्पायर ने, चूँकि ये वज़ीर है और अम्पायर के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा वज़ीर का, और इन्होंने भी आफ्टर डिस्कस्टिंग फ्रॉम फिकल माइंडेडनेस ऑफ अम्पायर, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं वज़ीर नहीं रहूँगा। ही रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वज़ीर एंड देन ही मूव टुवार्ड्स डेक्कन टू कार्व आउट हिज independent autonomous kingdom. So in 1724 he resigned from the post of wazir and set his foot towards Deccan and established the state of Hyderabad after defeating मुबारिज़ खान। एंड मुबारिज़ खान कौन था, जब ये वज़ीर थे मुगल अम्पायर में तो इनकी जगह मुबारिज़ खान को डेक्कन का वाइसरॉय बनाया गया था। और जब इनको पता चला कि मुबारिज़ खान को पता चला कि ये डेक्कन को एज एन ऑटोनोमस स्टेट यहाँ पे अपनी सुजरनिटी कायम करने आ रहे हैं, तो मुबारिज़ खान के साथ इनकी लड़ाई हुई और वो लड़ाई जो है बैटल ऑफ शकड़ खेड़ा के नाम से जानी जाती है। सो बैटल ऑफ शकड़ खेड़ा में निज़ाम उल मुल्क यानी कि कमरुद्दीन सिद्दीकी या चिनकोलेज खान वो मुबारिज़ खान को हरा देते हैं और अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट या आप कह लें ऑटोनोमस स्टेट, इंडिपेंडेंट तो नहीं था क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी ये लोग तब भी मुगल अम्पायर को ही मानते थे, तो इन दैट वे वी कैन से ऑटोनोमस स्टेट दैट वाज गवर्न बाय निज़ाम। सो बैटल ऑफ शकड़खेड़ा होता, मुबारिज़ खान को डिफीट कर दिया जाता है। एंड इस डिफीट के बाद मोहम्मद शाह रंगीला इसको टाइटल देते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जो 10 दिन मुगल अम्पायर हैं वो इसको टाइटल देते हैं, निज़ाम उल मुल्क को टाइटल देते हैं असफजाह का। सो ये जो डायनेस्टी है इसी टाइटल के नाम से असफजाह डायनेस्टी कही जाती है। एंड हर एक अम्पायर को निज़ाम ही कहा जाता है, हैदराबाद की निज़ाम आपने सुना होगा। सो निज़ाम उल मुल्क वाज द टाइटल गिवन बाय फर्रुखशियार एंड असफजाह वाज द टाइटल गिवन बाय मोहम्मद शाह रंगीला। एंड औरंगजेब given him the title of Chincolege Khan, but his original name was Qamaruddin Siddiqui and he was a Turrani noble. Now, even after the carving out of Hyderabad as an autonomous state, निज़ाम उल मुल्क स्टिल कंसिडर्ड मुगल एम्पायर एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो सक्सेसर स्टेट थे, ये हैदराबाद हो गया या अवध हो गया या बंगाल हो गया या कर्नाटक हो गया, ये सब लोग अपने लिए ऑटोनॉमी तो कार्व आउट करते हैं, ऑटोनॉमी तो सिक्योर करते हैं, लेकिन इन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी मुगलों को ही माना। जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते थे, जो भी ट्रीटीज़ साइन करी जाती थी, जो भी वॉर वेज किए जाते थे, वो सारे के सारे मुगल एम्पायर के नाम पे ही किए जाते थे। सो इन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी मुगल एम्पायर को ही माना एंड इन नीड
व्हेन इन नीड मुगल एम्पायर कॉल्ड हिम एंड दे सपोर्टेड टू। निज़ामुल मुल्क को बुलाया जाता है 1739 में जब बैटल ऑफ करनाल होता है, बिकॉज इनकी मिलिट्री बहुत बड़ी थी और ये बहुत ही कैलिबर वाले आदमी थे, तो इनको बुलाया जाता और एंड ही डिड हेल्प टू। सो इन्होंने मदद भी करी थी 1739 में। लेकिन वो अलग बात है कि ट्रेचरी कर दी सादत खान ने, बुरहान मुल्क ने, जो अवध के नवाब होते हैं, बाद में अवध को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते हैं, ऑटोनोमस किंगडम बनाते हैं। सो निज़ामुल मुल्क प्रूव टू बी अ बेनेवोलेंट एंड वाइज स्टेट्समैन एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। इनके पास तो कैलिबर था ही था, जैसा हमने देखा कि वायसरायल्टी ऑफ दक्कन के समय भी, जब ये वायसराय थे दक्कन के, तब भी इन्होंने कैसे रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया था। तो ऐसे ही इन्होंने अपने आप को प्रूव किया एज अ बेनेवोलेंट रूलर एंड वाइज स्टेट्समैन। बहुत ही बढ़िया पॉलिटिशियन भी थे एंड रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया, ज़मींदार्स के पावर को, ज़मींदार्स के एरोगेंस को कंट्रोल किया, कर्टेल किया। एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग हारमोनी among subject he followed a tolerant attitude towards non-Muslims के अगेंस्ट इन्होंने एक टॉलरेंट रवैया अपनाया, क्योंकि सब ने औरंगज़ेब के बाद की तबाही देखी थी कि औरंगज़ेब की मिसगाइडेड पॉलिसी ने किस कदर नॉन मुस्लिम्स को एंटेगनाइज़ किया था और कैसे मराठास और राजपूत्स और सिख्स जो थे कैसे एंटेगनाइज़ होकर कैसे अपने लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, अपना अलग किंगडम बनाने में बिजी थे और उन्होंने बाद में बनाया भी। मराठा किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम बनता है। आगे जब हम देखेंगे इसी चैप्टर में ऑटोनोमस स्टेट में, जब आप न्यू स्टेट्स के बारे में देखेंगे तो कहेंगे इस सारे स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इन तीनों कैटेगरीज जो मैंने बताई है, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट एंड न्यू स्टेट, इन तीनों में सबसे पावरफुल स्टेट था वो मराठाओं का था। सो इसने भी हारमोनियसली रूल किया, नॉन मुस्लिम्स के टुवार्ड्स टॉलरेंस एटीट्यूड रखा। नाउ अब इनके पास क्या होता, अच्छा ये बीच में मराठास के साथ लड़ाई होती थी हैदराबाद की, फिर बीच में मैसूर के साथ भी लड़ाई हुई, तो वो सब हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जब उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी जब आखिर में क्या होता है, हैदराबाद से रिलेटेड एक और पॉलिटिकल इवेंट है जिसने कि एक शेप दिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। सो दैट वाज द वॉर ऑफ सक्सेशन व्हेन निज़ामुल मुल्क डाइड इन 1748। जब उनकी मृत्यु होती है तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाती है नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग के बीच में। मुजफ्फर जंग वाज द ग्रैंड सन एंड नासिर जंग वाज द सन। चचा और भतीजा के बीच में जंग छिड़ जाती है और इस जंग का फ़ायदा उठाते हैं यूरोपियन पावर्स, स्पेशली द फ्रेंच एंड ब्रिटेन। एंड इसी से ये भी एक रीज़न था, ये वॉर ऑफ सक्सेशन भी एक रीज़न था कर्नाटिक वॉर्स में। अच्छा ये कर्नाटिक वॉर्स क्या है वो सब हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, जब हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बात करेंगे। क्योंकि अब सीधे यहाँ आपको अगर मैं कर्नाटिक वॉर्स पढ़ाने लग जाऊँ तो उसके लिए थोड़ी सी फ्रेंच की हिस्ट्री भी पढ़ानी ज़रूरी है, थोड़ी सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो सारी चीज़ें सिक्वेंशली आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन था नासिर जंग मुजफ्फर जंग, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रपोज किया और ये जो फार्मूला था ये फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने प्रपोज किया था, जिसने कि बाद में इंडिया को गुलाम बनाए रखा 200 सालों तक तकरीबन। सो ये फार्मूला क्या था, इंटरवेन इन द पॉलिटिकल मैटर ऑफ नेटिव रूलर्स और इंटरनल मैटर ऑफ नेटिव रूलर्स एंड हैव द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल गेन। बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल का प्रोड्यूसर था कि इंडियन नेटिव रूलर्स के इंटरनल मैटर्स में अफेयर करो और वहाँ अगर कोई लूप होल है उसको पकड़ो एंड देन सिक्योर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल गेन फॉर योर सेल्फ। एंड यही हुआ, मुजफ्फर जंग की हेल्प करते हैं डुप्लेक्स और बाद में जो लड़ाई होती है वो जीत जाते हैं फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ मुजफ्फर जंग। एंड एक और पार्टी उधर से कर्नाटक से उठाते हैं चंदा साहिब को, उस सब के साथ जब जीत जाता है डुप्लेक्स तो वो ही वॉज अ स्टंड कि उसको अगेंस्ट में इतनी चीज़ें मिल रही थी। मुजफ्फर जंग को जब बिठा देता गड्डी पर डुप्लेक्स तो उस मुजफ्फर जंग ने तो सब कुछ खाली करके रख दिया कि आप टेरिटरी लो, खजाना लो, जो लेना है लो। सो दैट स्टंड डुप्लेक्स की उसको लगा कि इतना तो हमने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था जितना ये लोग कर्टसी दे रहा है। सो वहाँ से एक फॉर्मूला आया कि अगर हम नेटिव रूलर्स के इंटरनल मैटर में अफेयर कर सकते हैं तो वी कैन सिक्योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल गेन फॉर आवर सेल्फ। एंड ये फार्मूला भारी मात्रा में मास इम्प्लीमेंटेशन किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और इसी फार्मूले से बंगाल जीता जाता है, बैटल ऑफ बक्सर जीता जाता है, बैटल ऑफ प्लासी जीती जाती है और आप कह सकते हैं कि इंडिया को सब्जुगेशन में लाया जाता है ब्रिटिश सुप्रीमेसी के। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड इट एंड इफ यू हैव एंजॉयड देन प्रेस द लाइक बटन, do subscribe the Blade Learner and press the bell icon. Thanks for watching and have a good day.